हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान और राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। बहुत से परिभाषाएं हैं, लेकिन हमने इसमें एक ही परिभाषा ली है जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, किस बेसिस पे आप स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। तो हम पहले जान लें कि सभी व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं। हम जिनको भी सिखाना चाहते हैं, जिनको भी शिक्षा देना चाहते हैं, वो जीवन भर कुछ न कुछ सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट हो गए तो अब आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। आयु के अधिक हो जाने पर सीखने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है, बल्कि इच्छा और रुचि में कमी हो जाती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति अच्छी हो तो हम 80 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं। ये बहुत से लोगों ने प्रूव किया है। और सिखाते हैं तो व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसे सीखते हैं। हो सकता है कि आपने पहले उससे जैसा कोई अनुभव प्राप्त किया हो, जिसकी वजह से आपको वो कंसेप्ट, आपका धारणा आपकी बनी हुई हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब आपको सीखने में ज़्यादा समय लगेगा, या आप उसको अलग तरीके से अपने परिवेश के हिसाब से सीखेंगे। तो ये आपके व्यक्तिगत परिवेश और अनुभव पे निर्भर करता है। किसी आदत व धारणा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से ही परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको जैसे अभी ये लेक्चर दे रहे हैं हम, तो आपको हमने सुना दिया और आपको याद हो गया या आपने समझ लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको खुद को ही अपनी प्रयास करने पड़ेंगे, अपने एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे कि आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीख लो, उसके हिसाब से अपनी धारणा को परिवर्तित कर सको कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि अपना एक्टिवली अपने को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप सीख सकोगे। केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बता देना पर्याप्त नहीं है, तो व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों से ही सीखा जा सकता है। कि भोजन, संतोष, प्रेम और सामाजिक मान्यता, ये ही कुछ कारण हैं जिनके लिए हम सीखना चाहते हैं। यानी कि ये हमारे लिए इंसेंटिव है, ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हम सीखना चाहते हैं। कई बार हम इसलिए काम सीखते हैं क्योंकि इससे हमको लाभ होगा, पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, या फिर हमें इससे संतोष होता है क्योंकि पढ़ने से हमें अच्छा लगेगा, पढ़ाने से हमें अच्छा लगेगा, तो हम पढ़ते हैं। प्रेम है, यानी कि दूसरे के लिए हम सीखते हैं क्योंकि हम दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना। और सामाजिक मान्यता, क्योंकि आप अपने आप को पढ़ा लिखा घोषित करना चाहते हैं, या फिर इसलिए कि सब लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा माने, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज को माने कि है ना आपको आता है। सीखने की प्रक्रिया के उद्देश्य व लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के साधनों के बारे में जब व्यक्ति अवगत हो जाता है, तब वह नई विधि शीघ्रता से सीखता है। व्यक्ति जब सीखने की नई पद्धति की स्थिति में पहुंचता है, तब उसे समझने में समय लेता है। सीखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। यानी कि पहले क्या होता है कि नई चीज़ है तो आपको सीखने में ऐसा लगे, पहले तो जानकारी लेंगे, 2-3 बार उसको देखेंगे दूसरों के किया हुआ, फिर उसके बाद करके देखेंगे। अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ही आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। तो इसलिए पूरा टाइम देना चाहिए, नहीं कि एक बार किया और आपको नहीं समझ आया तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब इसके तहत कतिपय सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो कि शिक्षाविदों द्वारा बताए गए हैं, जैसे कि रुचि, सहभागिता, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और बौद्धिक स्तर। नाम से आपको बड़े बड़े नाम लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम अपन इसको समझेंगे, सब इनके मतलब समझाते हैं इसके। ठीक है। जैसे कि सहभागिता, तो सीखने की प्रक्रिया कारगर तभी होती है जब व्यक्ति सक्रिय होकर कोई कार्य के लिए तत्पर होता है, यानी कि पार्टिसिपेशन। अगर आप एक्टिवली उसको करना ही चाहेंगे और करने लगेंगे, तभी आप सीखना शुरू कर पाएंगे, वरना वो खाली एक थ्योरी हो जाएगी और उसको जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम करवाए जाते हैं, उनमें अगर जनता की अधिक भागीदारी होती है, तो इसका मतलब होता है कि जनता सजग है। ये नहीं कि कार्यक्रम करवाने वाले बहुत सजग हैं, बल्कि ये कि स्वास्थ्य के प्रति आम जनता कितनी सजग है। यही सजगता हमारे कार्यक्रमों को, जो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम है, उनको सफलता प्रदान करती है। फिर रुचि होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर जनता की रुचि नहीं होगी तो वो उन बातों को गंभीरता से नहीं लेगी जिसमें उसको रुचि नहीं होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी रहती है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों, और ये जैसे आप लोग भी आगे जाकर के शायद ये काम करोगे, तो आप लोग का ये कर्तव्य है कि पहले जनता में रुचि पैदा करें, पहले उनमें इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग दिखाओ उसको, और ताकि लोगों को लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तब उनके अंदर रुचि पैदा होगी और तभी वो सीखना शुरू करेंगे।
तो ये पता लगाएं कि स्वास्थ्य को लेकर जनता की क्या अपेक्षा है, उनको क्या लगता है कि स्वस्थ होंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा या उससे क्या होगा, क्या कोई नुकसान है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद ही नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए। ये नहीं हो कि ऊपर से हम बस लेके आ गए कि हमको तो थायराइड के बारे में बताना है, थायराइड के लिए जागरूक करना है, भले उस एरिया में थायराइड की प्रॉब्लम ही ना हो। तो जिसकी प्रॉब्लम है वो वाली चीज़ों का पता लगाएं, उसके हिसाब से नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए, तो वो सफलता प्राप्त होती है उस कार्यक्रम को। नहीं तो फिर क्या होता है कि बिना रुचि के करवाया जाए तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। फिर है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है कि शिक्षा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सरलता से पहुंचाने के लिए भाषा महत्वपूर्ण होती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, यानी एक से दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे तक पहुंची ही नहीं तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी मेहनत का। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में अधिकतर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनका शिक्षा का स्तर या तो बहुत नीचे होता है या फिर मध्यम स्तर का। इसलिए ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषा शैली उन्हीं लोगों के स्तर की हो ताकि समझाने में कठिनाई नहीं आए। ये नहीं कि आप बिल्कुल अंग्रेजी में बोलने लग गए हैं या शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, लोग बिल्कुल मारवाड़ी या वागड़ी बोलते हैं तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। तो भाषा शैली उन्हीं लोगों के स्तर की होनी चाहिए ताकि समझाने में दिक्कत नहीं आए। एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के होने चाहिए ताकि वो ईज़िली समझ पाएँ। अगर भाषा शैली इन लोगों से उच्च स्तर की होगी तो वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, और अगर निम्न स्तर की होगी तो उनको लगेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कार्यक्रम की सफलता उचित संप्रेषण से ही संभव है। फिर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या मतलब है? यानी कि इंस्पिरेशन। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपकी इच्छा शक्ति डेवलप होती है, आपको लगता है कि हाँ ये करूँगी तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना तो चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाते कई बार। सिर्फ ये होता है कि किसी में तो इच्छा जागृत होती है, किसी में जगानी पड़ती है। जिन लोगों की सीखने की इच्छा सोई भी रहती है उन्हें अभिप्रेरणा के माध्यम से जगाना पड़ता है, उद्दीप्त करना पड़ता है। अभी अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है। प्राथमिक, जो बेसिक अपनी बॉडी की नीड्स हैं, जैसे कि भूख है, जिंदा रहने की इच्छा है, काम वासना है, इस तरह की ये जो है बॉडी की है रिक्वायरमेंट्स, रेस्ट करने की इच्छा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले इसकी इच्छा, ये अभिप्रेरणा पहले ही है। द्वितीय जो है जैसे प्रतिस्पर्धा है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, दंड है, ये सारी चीज़ें, ये मतलब आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो या फिर जब व्यक्ति एक्टिव होगा तो उसके अंदर ये आएंगी। जैसे कि प्रतिस्पर्धा की भावना है, हम उससे ज़्यादा बेटर काम करके दिखाएं, हम ये करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो नुकसान मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को जागृत करना पड़ता है। फिर प्राथमिक अभिप्रेरणाओं को जागृत करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन द्वितीयक अभिप्रेरणा के लिए विशेष विधियों का सहारा लेना पड़ता है। ये बौद्धिक स्तर। अब शिक्षा से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, हमने आपको दे दिया, PDF दे दिया, लेक्चर दे दिया, बहुत सारी जानकारी मिल गई, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आप लोगों का लेवल कितना है, आप कितना समझ पाओगे। अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें देंगे आपको तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगी क्या चीज़ें हैं और उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है। शिक्षा देने से पूर्व पाने वाले समूह के बौद्धिक स्तर की स्पष्टता होना आवश्यक है। आप किसी गांव में अगर कुछ समझाने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना उनको नॉलेज है, तो उसके हिसाब से ही उसके आगे का उनको पढ़ाना चाहिए या बताना चाहिए कि जिसके द्वारा शिक्षा प्रदत्त की जा रही है। तो आप जो शिक्षा प्रदत्त कर रहे हो, तो जो लोग हैं वो किस रूप में, किस स्तर तक उसके शिक्षण सामग्री को ग्रहण करने में समर्थ है। अगर सब कुछ सिखाया आपने लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसे सिखाने का प्रयास बेकार होगा। तो उसकी पहले की कितनी नॉलेज है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मास, जो आपके लोग हैं वो कौन हैं, कौन से लेवल के हैं और कितना पढ़े लिखे होंगे, कौन से एरिया के हैं। तो ये सब मालूम होना ज़रूरी होता है ताकि उन्हीं के स्तर के तरीके से उन्हें ज्ञान दिया जा सके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, उसके अंदर अपन विधियाँ पढ़ेंगे कि किस किस विधि से हम ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।